दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस फ्रेंजी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग कर रहे हैं एसएससी एग्जाम 2026 के लिए 90 डेज पीवाईक्यू सीरीज। ये हमारा डे 3 है। इससे पहले हम लोगों ने डे 1 और डे 2 कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस किया है तो उसको भी जाके जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति नहीं है। और दूसरा कथन है, भारत के राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकता। तो देखिए, पहला जो कथन है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि भारत के राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोर्ट मार्शल के द्वारा सजा को माफ कर सकता है, भारत के राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकता, राज्यपाल नहीं कर सकता। अगर आप लोगों से पूछे कि राज्यपाल कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। तो देखिए, इसका आंसर सही हो जाएगा, केवल एक सही है, केवल एक सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का संबंध है राज्यसभा से, भारत के उपराष्ट्रपति का संबंध है राज्यसभा से। केग का संबंध है लोक लेखा समिति से, केग का संबंध है लोक लेखा समिति से। प्रधानमंत्री का संबंध है लोकसभा से, प्रधानमंत्री का संबंध है लोकसभा से। और महान्यायवादी का संबंध है उच्चतम न्यायालय से, महान्यायवादी का संबंध है उच्चतम न्यायालय से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। तो देखिए, 1 का 3 किसमें है, 1 का 3 डी नंबर में, 1 का 3 डी नंबर में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे आपको आपके लिए दे दिया, आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का विचार किस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता, समानता। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का विचार समानता पर आधारित है, समानता पर आधारित है। ठीक है, केवल एक सही हो जाएगा इसका, केवल एक सही हो जाएगा। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के बारे में कुछ फैक्ट है जिसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है, एक सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि इसमें कहा गया है किसी पहले जो होता था ना, वोट डालने का एज 21 वर्ष होता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 से 61वें संविधान संशोधन 1989 से वोट डालने का एज कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया, 18 कर दिया गया। आप लोग इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खजाइन उल फतूह के लेखक कौन है, खजाइन उल फतूह के लेखक कौन है। इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, जिसको तोताए हिंदुस्तान कहते हैं, तोताए हिंदुस्तान कहते हैं, तोताए हिंदुस्तान कहते हैं, तोताए हिंदुस्तान कहते हैं। तो खजाइन उल फतूह के लेखक कौन है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजा राममोहन राय कलकत्ता एकता समिति का गठन किया, बिल्कुल सही है, राजा राममोहन राय ने कलकत्ता एकता समिति का गठन किया, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्वेश्चन है कि राधाकांत देव ने भारतीय संघ की स्थापना की, तो बिल्कुल गलत है। और केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है, केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। तो देखिए, राधाकांत देव जो है उसने भारतीय संघ की स्थापना नहीं की थी, बल्कि भारतीय संघ की स्थापना किसने की थी, भारतीय संघ की स्थापना 1876 में एसएन बनर्जी ने किया था, एसएन बनर्जी ने किया था। तो क्या होगा, केवल 1 और 3 सही होगा, केवल 1 और 3 सही हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही हो जाएगा, और 2 गलत हो जाएगा, और 2 गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजसिम्हा के नाम से किसे जाना जाता है, राजसिम्हा के नाम से किसे जाना जाता है। तो सही आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय को राजसिम्हा के नाम से जाना जाता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय को राजसिम्हा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराने के लिए कौन प्रसिद्ध है। इसको मैंने कल भी कराया था, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। तो ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया था, इसका श्रेय अरुणा आसफ अली को जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्कन के पठार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, दक्कन के पठार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसका 3 कथन है, यह गोदावरी के दक्षिण में है और उल्टे त्रिकोण जैसा है। और दूसरा कथन है, यह ज्वालामुखी और लवा की परतों से बना है, कपास और खनिज के लिए उपयुक्त है। तो देखिए, तीसरा जो कथन है, कपास और खनिज के लिए उपयुक्त है, ये बिल्कुल सही है। यह ज्वालामुखी और लावा के परतों से बना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो कहा गया कि गोदावरी दक्षिण में है, ये गोदावरी के दक्षिण में, ये बिल्कुल गलत है, जो कि गोदावरी के पश्चिम और पूर्व के बीच में, पश्चिम और पूर्व के बीच में है। ठीक है, देखिए, इसका क्या सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही हो जाएगा, केवल दो और 3 सही हो जाएगा। तो पूछा है कि कितने उत्तर सही हैं, तो केवल 2 उत्तर सही है, केवल 2 उत्तर सही है, केवल 2 उत्तर सही है। मैंने दक्कन के पठार के बारे में मानचित्र लाया है, जिसको आप लोग एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित युग्म चुनिए, सही सुमेलित युग्म चुनिए। WPI 2011-12 एकदम सही है, WPI का जो स्थापना है 2011-12 में आया था, बिल्कुल सही है। CPI जो है कि 2004-5 दिया गया, ये गलत है, इसका भी संबंध 2011-12 से है, CPI का संबंध भी 2011-12 से है। GDP का संबंध भी 2011-12 से, GDP का संबंध भी 2011-12 से है। तो क्या सही हो जाएगा, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3, और 2 गलत हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। तो केवल 1 और 3 सही है, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा नृत्य नौवां शास्त्रीय नृत्य माना गया है? झारखंड का कौन सा नृत्य नौवां शास्त्रीय नृत्य माना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा छऊ। छऊ छऊ जो है ना, झारखंड का नौवां शास्त्रीय नृत्य माना गया है। छऊ को झारखंड का नौवां शास्त्रीय नृत्य माना गया है। देखिए, छऊ 3 प्रकार का होता है। सरायकेला छऊ ये झारखंड का है। सरायकेला छऊ ये झारखंड का है। मयूरभंज छऊ ओडिशा का है। मयूरभंज छऊ ओडिशा का है। पुरुलिया छऊ ये पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला है, इसमें राजा को योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है और उनके पूर्वजों का भी उल्लेख है। ये बिल्कुल सही है। इसमें राजा को योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है और इसमें इनके पूर्वजों के बारे में भी दिया गया है। इनके पूर्वजों के बारे में भी दिया गया है। दूसरा कथन है, प्रशस्ति एक पाली शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा है। ये बिल्कुल गलत है। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा है। तो देखिए, क्या सही हो जाएगा? केवल एक सही, केवल एक सही, केवल एक सही हो जाएगा। इसमें राजा को योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है और उनके पूर्वजों का भी उल्लेख है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी में से किसे घटाकर जीएनपी प्राप्त किया जा सकता है? जीडीपी में से किसे घटाकर जीएनपी प्राप्त किया जा सकता है? तो सही आंसर होगा विदेश से शुद्ध साधन आय। विदेश से शुद्ध साधन आय। तो जीडीपी में से किसे घटाकर जीएनपी प्राप्त किया जा सकता है? तो विदेश से शुद्ध साधन आय, विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा बल सतह के लंबवत कार्य करता है? कौन सा बल सतह के लंबवत कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रणोद। प्रणोद जो है ना, सतह के लंबवत कार्य करता है। प्रणोद सतह के लंबवत कार्य करता है। तो देखिए, प्रणोदन को न्यूटन से मापा जाता है। प्रणोदन को न्यूटन से मापा जाता है। इसकी गणना समीकरण का उपयोग करने के लिए की जा सकती है। प्रणोदन बराबर दाब गुना क्षेत्रफल होता है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म प्रवाह समानता कितने दिनों का रहता है? मासिक धर्म प्रवाह समानता कितने दिनों का रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 से 8 दिनों का। में कुछ फैक्ट है। देखिए, एजेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोन जैसे हार्मोन मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करते हैं और मासिक धर्म प्रवाह की अवधि को तीव्रता से निर्धारित करते हैं। तो एजेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोन जैसे हार्मोन मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करते हैं और मासिक धर्म प्रवाह का अवधि की तीव्रता को निर्धारित करते हैं। औसत मासिक धर्म लगभग 28 दिन का होता है। लगभग 28 दिन का होता है, लेकिन वयस्कों में 21 से 35 दिन और किशोरों में 21 से 45 दिन भी हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सागर द्वीप को जोड़ने वाला पुल का नाम क्या है? सागर द्वीप को जोड़ने वाले पुल का नाम क्या है? तो देखिए, गंगा सागर सेतु। गंगा सागर सेतु, इसको ममता बनर्जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। ममता बनर्जी के द्वारा पश्चिम बंगाल में उद्घाटन किया गया। ममता बनर्जी के द्वारा पश्चिम बंगाल में उद्घाटन किया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रिज कनेक्टिंग सागर आइसलैंड? ठीक है, सागर आइसलैंड। तो सागर आइसलैंड को कौन कनेक्ट करेगा? तो गंगा सागर सेतु। गंगा सागर सेतु जो कि मूडी गंगा नदी पर बना है, जो कि मूडी गंगा नदी पर बना है। तो इसका सही आंसर होगा गंगा सागर सेतु। देखिए, ये मूडी गंगा नदी के सागर द्वीप को जोड़ेगा। गंगा सागर सेतु लगभग 5 किलोमीटर लंबा होगा। इस परियोजना का लागत लगभग 1670 करोड़ रुपया होगा। यह सागर द्वीप हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगा। सागर द्वीप हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। सागर द्वीप हुगली नदी और बंगाल के खाड़ी के संगम पर स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भावर क्षेत्र के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भावर क्षेत्र के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह हिमालय के तलहटी में संकरी पट्टी है। दूसरा कथन है, यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए, दूसरा जो कथन है, यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, यह बिल्कुल सही है। भावर क्षेत्र जो है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। भावर क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। और पहला जो कथन है, यह हिमालय की तलहटी में संकरी पट्टी है, तो यह बिल्कुल गलत है। यह बिल्कुल गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? यह भावर एक संकरी पट्टी है जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पूर्व पश्चिमी दिशा में फैली हुई है, इसलिए कथन एक गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? केवल 2 सही, केवल 2 सही, केवल 2 सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2026 WPL की चैंपियन कौन सी टीम बनी है? तो आरसीबी बनी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, आरसीबी। तो इसने दूसरी बार खिताब जीता है, जो कि उन्होंने 2024 में भी खिताब जीता था। WPL का खिताब 2024 में भी किसने जीता था? आरसीबी ने। और 2026 में भी किसने जीता? आरसीबी ने। ठीक है, इसका कुछ फैक्ट है। आरसीबी ने 2026 में अपना दूसरा WPL खिताब जीता। इससे पहले उन्होंने 2024 में का भी टूर्नामेंट जीता था। आरसीबी ने 2026 में अपना दूसरा WPL खिताब जीता। इससे पहले आरसीबी ने 2024 में भी अपना यह टूर्नामेंट जीता था। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान कौन थी? तो स्मृति मानधना थी। अंतिम परिणाम हुआ कि आरसीबी 6 विकेटों से मैच जीता। और कुल कितने खिताब जीते आरसीबी ने? 2024 और 2026 को मिलाकर 2 खिताब जीत लिए। और हराया किसको? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया, दिल्ली कैपिटल्स को हराया। और अभी तक में जितने भी बार फाइनल हुआ है WPL का, जितने भी बार फाइनल हुआ है WPL का, सभी में
दिल्ली कैपिटल उप विजेता रही है, सभी में दिल्ली कैपिटल उप विजेता रही है, ये आप याद रखिएगा, दिल्ली कैपिटल उप विजेता रही है। मेघनाद मदई और मेघनाद पर्व किस जनजाति से संबंधित है? तो गोंड जनजाति से संबंधित है। मदई और मेघनाद पर्व किस जनजाति से संबंधित है? तो गोंड जनजाति से संबंधित है। मदई और मेघनाद पर्व किस जनजाति से संबंधित है? तो गोंड जनजाति से संबंधित है। चलिए इसके बारे में कुछ। गोंडी और गोंड लोग गोंडी और इंडो आर्यन भाषा बोलते हैं। गोंडी भाषा भाषाओं के द्रविड़ परिवार से संबंधित है और तमिल और कन्नड़ से संबंधित है। प्रधान अगाड़िया, ओझा, नागरची और कमर गोंड की उपजनजातियां हैं। कर्मा, सैला, बिल्मा गोंड जनजातियों से जुड़े नृत्य का रूप है। दुलवा देव, ठाकुर देव, बूढ़ी माई आदि गोंड जनजातियों की प्रमुख देवता है। मेघनाद पर्व और मड़ई त्योहार गोंड द्वारा मनाया जाता है। केसलापुर जातरा गोडों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में तमिलनाडु के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 चीजों को तमिलनाडु में जीआई टैग मिला है। 5 चीजों को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु में। किस किस चीज को मिला है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए नए नए चीजों में, जिसमें वोरायूर कॉटन साड़ी जो कि पारंपरिक हाथ से बुना हुआ साड़ी कपड़ा होता है। काविंद पाड़ी नट्टू सकराई, काविंद पट्टू नट्टू सकराई प्राकृतिक और परिष्कृत चीनी है, इसको भी जीआई टैग मिला है। नमकल सॉप स्टोन कुकवेयर गर्मी प्रतिरोधी कारीगर रसोई के बर्तन है, इसको भी जीआई टैग मिला है। थुयु मुल्ली चावल सुगंधित चावल है, जिसको इसको भी जीआई टैग मिला है। अब समुद्रम चोप्पू समान लकड़ी के खेलने का बर्तन है, इसको भी जीआई टैग मिला है। मतलब इस 5 चीजों को जीआई टैग मिला है 2025 में तमिलनाडु में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फरवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? ज्ञानेश कुमार को किया गया है। मैंने बताया था ज्ञान है तभी चुनाव करवा रहा है, ज्ञान है तभी चुनाव करवा रहा है। ठीक है, तो फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार बने हैं। ठीक है, आप लोग मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के बारे में कुछ फैक्ट है जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए सीईसी जो होता है भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख होता है, जो कि देश में चुनाव के प्रशासन और संचालन का कार्य करता है। और चुनाव आयुक्त जो सीएसी के साथ कार्य करते हैं, चुनाव आयुक्त जो होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त अलग होता है और चुनाव आयुक्त अलग होता है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? तो एक्स अयुत्या। ठीक है, एक्स अयुत्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली तटरेखा और जलचर जनगणना की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत की पहली तटरेखा और जलचर जनगणना की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। गिर वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। केवलादेव कहाँ है? केवलादेव राजस्थान में। ठीक है, और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में है। गुजरात जो है ना, गुजरात सरकार 3 से 5 जनवरी 2025 तक जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में भारत की पहली तटरेखा जलचर जनगणना आयोजित कर रहा है। ठीक है, जलचर जनगणना आयोजित कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। मैंने क्या बोला था? रतन टाटा जी का डेथ हो गया है, उसका सांस थम गया है, थम से थॉमस, मैंने ये बताया था। रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। रतन टाटा का सांस थम चुका है। तो ठीक है, रतन टाटा लाइफ के लेखक कौन है? तो थॉमस मैथ्यू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु का सिद्धांत किस वर्ष दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1913। नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु का सिद्धांत किस वर्ष दिया? तो 1913 में दिया था। कब दिया था? 1913 में दिया था। अगला क्वेश्चन है, नाटी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था हिमा और आंचल दोनों नाटी है। हिमा प्लस आंचल दोनों नाटी लड़की है। हिमा और आंचल कैसी है? नाटी लड़की है। तो हिमा और आंचल कैसी लड़की है? नाटी लड़की है। देखिए नाटी 2 प्रकार का होता है, कुल्लू नाटी और सिरमौरी नाटी। आप लोग इस फैक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का पहला शासक जिसने लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी से शादी किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 74.04%। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या था? 74.04%। ये तो आप लोग को जानते ही होंगे। और 2011 की जनगणना 1872 के बाद देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। आप लोग से क्वेश्चन बन सकता है, 2011 की जनगणना
कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में सही कथन चुनिए। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में सही कथन को चुनिए। तो पहला कथन है, राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपातकाल घोषित कर सकता है। ये कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति 3 प्रकार का आपातकाल घोषित कर सकता है, 352, 56 और 60। ये तो आप जानते ही होंगे, राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकता है। और दूसरा कथन है, राष्ट्रपति आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर देता है। तो ये बिल्कुल गलत है। 21, 20 और 21 निलंबित नहीं होता, 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। तो क्या सही हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। तो आपातकालीन प्रावधानों के बारे में सही कथन क्या है? राष्ट्रपति 3 प्रकार का आपातकाल घोषित कर सकता है, आपातकाल घोषित कर सकता है। देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट है। देखिए, युद्ध और बाह्य आक्रमण के सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, और किसी राज्य और संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 में है, और भारत या उससे किसी भाग के वित्तीय स्थिरता के कारण वित्तीय आपातकाल 360 में है। वित्तीय आपातकाल 360 में है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है? तो जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई बोलते हैं, जिसको यूएई बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें अभी जो सदस्य है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब इमारत, संयुक्त अरब इमारत। तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब इमारत जो है ब्रिक्स का अभी परमानेंट मेंबर है, ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर है, ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर है। ठीक है, ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर है। ठीक है, और ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। देखिए आप लोगों के लिए दो प्रश्न मैंने होमवर्क के लिए लाया है, 2 प्रश्न मैंने होमवर्क के लिए लाया है। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए किस अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए किसे अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? इसका आंसर देना है। और दूसरा क्वेश्चन है, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में कौन सा भाषा हिंदी से निकट संबंध रखती है? तो इसका भी आंसर आप लोगों को देना है। आज मैं आप लोगों के लिए आंसर शीट भी लाया हूं, जो कि पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग बोल रहे थे कि पीडीएफ में आंसर शीट दिया कीजिए, तो मैं आंसर शीट में पीडीएफ भी दे दिया हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 90 डेज मेरे साथ रह के वीडियो को अगर कर लेते हैं और पीडीएफ को बार बार देखते हैं तो आपके 16-17 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे, 16-17 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे। धन्यवाद।